करीब 2 हफ्ते से अडानी ग्रुप पर पहाड़ टूटा हुआ है। 2 हफ्ते के अंदर ही अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की दौलत करीब आधी रह गई है। 2 हफ्ते पहले तक गौतम अडानी जहां दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, फिलहाल वे दुनिया के 20 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। ये सब हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन समेत कई तरह के आरोप लगाए हैं। तब से लेकर अब तक अडानी समूह के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी समूह की 3 कंपनियों की निगरानी पहले ही बढ़ा रखी है। अब खबर आई है कि मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने भारतीय कंपनियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के असली मालिकों की पूरी जानकारी मांगी है। आज के खर्चा पानी में सेबी की इसी कदम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक क्या होते हैं और सेबी के इस निर्देश से विदेशी निवेशकों को क्या मुश्किलें आने वाली हैं। अचानक से सेबी की तरफ से उठाए गए कदम के मायने क्या है, अडानी समूह से इसका क्या कनेक्शन है, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बैंकों को पत्र लिखकर भारतीय कंपनियों में निवेश करने वाली विदेशी फंड्स और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई के असली मालिक यानी बेनिफिशियल ओनरशिप की पूरी जानकारी मांगी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के ने सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी है। रॉयटर्स की एक खबर बताती है कि सेबी ने ये कदम हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों के बाद उठाया है। दरअसल हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को जारी अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर आरोप लगाया था कि टैक्स हेवन में कई फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी समूह में निवेश किया गया है और जब भी अडानी समूह के शेयरों में गिरावट आती है, विदेशी कंपनियां अडानी के शेयर खरीद लेती थी। इस तरह से हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया। हालांकि अडानी समूह ने इन बातों का खंडन किया है। लेकिन 24 जनवरी को जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी समूह को 8.27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लग चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर मार्केट से करीब 29,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि एफपीआई होता क्या है। एफपीआई का मतलब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होता है, यानी जब कोई विदेशी निवेशक शेयर बाजार में लिस्टेड भारतीय कंपनियों से के शेयर खरीदता है तो उसे एफपीआई कहा जाता है। ये निवेश शेयरों और बॉन्ड के रूप में होता है। विदेश पोर्टफोलियो निवेश आमतौर पर कम टाइम के लिए निवेश करते हैं और जैसे ही उन्हें मुनाफा मिलता है अपने शेयर बेच देते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कोई भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किसी कंपनी में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता है। ऐसे विदेशी निवेशकों को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। फिलहाल सेबी के पास करीब 11,000 विदेशी फंड रजिस्टर्ड हैं। विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों में 2 रास्तों से निवेश कर सकते हैं। पहला रूट 1 यानी ऑटोमेटिक रूट और दूसरा गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट के तहत विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए भारत सरकार या आरबीआई की परमिशन नहीं लेनी होती है। वहीं गवर्नमेंट रूट में निवेश के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है। एफपीआई को और अच्छे से समझने के लिए हमने जीआरके स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के सीईओ वेल्थ मैनेजमेंट संतोष सिंह से बात की। आइए सुनते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि विदेशी कह लें कि निवेशक हैं और 2019 सेबी के नियम के अनुसार, जो रेगुलेशन के अनुसार, तो प्रायः इन्होंने 2 कैटेगरी बना रखी है, जिसमें कि कैटेगरी 1 में सरकारी कंपनियां हैं, मोस्टली जो सरकारी कंपनियां, के बाद पेंशन फंड्स हैं, वहाँ के बैंक्स हैं, संस्थागत निवेशक हैं, ये लोग कैटेगरी 1 में आते हैं। और कैटेगरी 2 उन्होंने बनाया जहाँ पर कि वहाँ के ट्रस्ट हो सकते हैं और भी तरह के बहुत सारी कंपनियां जो कि फर्स्ट कैटेगरी में मतलब क्वालिफाई नहीं होती हैं, वो सेकंड कैटेगरी में क्वालिफाई होती हैं। ये विदेशी पैसा है जो कि भारत में निवेश होता है और इसका एक रेगुलेशन है, इसके कोड ऑफ कंडक्ट हैं और जिसके थ्रू इनको लिस्ट करना पड़ता है। और भारत में जब कभी भी कोई भी लिस्ट होता है तो उनको एक सर्टिफिकेट सेबी से लेना पड़ता है, जो कि डेजिग्नेटेड जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं उनके पास आवेदन करके उनको लेना पड़ता है। एफपीआईज को सबसे पहले इंडिया में रजिस्टर करना पड़ता है एक आवेदन के थ्रू, जो कि डेजिग्नेटेड जो डीपी होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू उनको आवेदन करना पड़ता है। उसकी फीस देनी पड़ती है और उसके बाद जो है उनको बताना पड़ता है कि वो किस कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे हैं। और उसके बाद 30 दिनों का एक जो है विंडो मिलता है। उस विंडो के अंतर्गत
जो है उनको त्वरित जो है रजिस्टर किया जाता है, और उनको ये बताया जाता है कि वो किस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में। उसके बाद वो जितने भी एफपीआईज हैं उनको भारत में कोई भी जो आरबीआई के रेगुलेटेड जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उसके पास जाकर भी जो है उनको रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि जो है जो कि लेन देन सिक्योरिटी मार्केट में करेंगे उसका जो भुगतान होगा वो किस तरह से हो सकता है। तो उन्हें किसी भी एक ब्रांच को जो कि आरबीआई के द्वारा मनोनीत हो वहां पर करना पड़ता है, और उसके बाद वो भारत में जो है इक्विटी मार्केट में कह लें, डेट मार्केट में कह लें यहाँ पर, या फिर हमारे यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट है वहां पर वो ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ये 2019 के पहले एफपीआईज नहीं थे, एफआईआईज थे। अब उसके बाद 2019 के बाद जब रेगुलेशंस आया तो इनको दो स्तर पे बांट दिया गया। जैसे मैं बता रहा था कि पहले जो कैटेगरी 1 एफपीआईज होंगे उसमें मूलतः जो है सरकार होगी या सरकार की कंपनियां होंगी, विदेशी सरकार या उसकी कंपनी या उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, या वहाँ के म्यूचुअल फंड्स होंगे, या वहाँ के उस देश के बैंक्स होंगे, इसको कैटेगरी 1 में क्वालिफाई किया गया, या पेंशन फंड भी हो सकते हैं। कैटेगरी 2 में जैसे मैंने बताया कि उनको, और कैटेगरी 2 में जो है पेंशन फंड, इन जो भी फंड्स कैटेगरी 1 में आए हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो ट्रस्ट का इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में होता है, कॉर्पोरेट बॉडीज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है, या इंडिविजुअल्स जो करते हैं। देखिए एफपीआई जो पहले जो था वो एफआईआईज के रूप में हम देखते थे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। उसका 2019 सितंबर में सेबी ने जो है एक रेगुलेशन ला के सारे लोगों को एफपीआई कैटेगरी में किया, और उसके बाद फिर जनवरी 2022 में इसको अमेंड करके एक फिर से नया जो अभी तक का जो नियम है वो 2022 के अंतर्गत जो है रेगुलेट होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एज सच कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशंस में वो थोड़ी कड़ाई करके तथ्यों की जानकारी जो है अंतिम जो है छोर तक जाना चाहते हैं और देखना चाहेंगे कि शायद जो है कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। जैसे कि एक कंपनी है और एक कंपनी के का मालिक दूसरी एक कंपनी है, और फिर उस कंपनी का मालिक कोई एक इंडिविजुअल है, तो से भी जानना चाहती है कि अल्टीमेट बेनिफिशियर ओनर कौन है, मतलब जो लास्ट में कौन खड़ा है उसको देखना चाहती है। हम अमूमन ये जो है कॉर्पोरेट जगत में जब कभी भी हम सेबी के पास या फिर इस तरह की कोई भी चीज हम एनएससी में भेजते हैं तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर तक की केवाईसी के डॉक्यूमेंट की जांच होती है कि आखिर वो कौन है इंडिविजुअल जो कि अंतिम पायदान पे खड़ा है और जो कि सारी एंटिटी को होल्ड करता है। तो अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी ओनर है वही होता है, और ये सेबी इस पूरे जो कि प्रकरण चला है उसमें ये जानना चाहती होगी कि आखिर वो कौन सी एंटिटीज हैं जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे थे या कहीं ना कहीं मार्केट की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर रहे थे। जो भी रेगुलेशंस लाए जाते हैं वो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो आम निवेशक है, उसको कहीं क्षति ना पहुंचे किसी भी तरह की इंटीग्रिटी का। तो जो सवाल ये है कि क्या रेगुलेशंस हो सकते हैं, तो इसी के अनुसार रेगुलेशंस बनाए गए हैं, और एंटिटी को देखती है कि आखिर कहीं ना कहीं इस पूरे जो इकोसिस्टम है, जो शेयर मार्केट है या फिर डेट मार्केट है, इसके इकोसिस्टम में कोई भी एंटिटी मार्केट को कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं या मार्केट की गतिविधि पर एक तरफा अधिकार तो नहीं है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एफपीआई का जो निवेश है वो 10% तक जो है वो सीमित रखा गया है, और पूरे जो है किसी भी कंपनी में 24% तक की हिस्सेदारी को फ्री फ्लोट में बताया गया है कि इतना ही हो सकता है। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो उनको कम करने की जो है आज्ञा दी जाती है सेबी के द्वारा। सेबी ने भारतीय बैंकों के डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डीडीपीज को 30 सितंबर तक के एफपीआईज के बेनिफिशियल ऑनरशिप डिटेल्स की कोऑपरेट करने को कहा है। सेबी ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने बेनिफिशियल ऑनरशिप का खुलासा नहीं किया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब होगा कि जो विदेशी निवेशक भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और असली मालिक का खुलासा नहीं करते हैं, उन्हें अपने शेयर बेचने होंगे और 31 मार्च 2024 तक अपने रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करना होगा। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक सेबी का ताज़ा कदम हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए आरोपों के मद्देनजर उठाया गया है। आपको बता दें कि जब से हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और बही खातों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, तब से लेकर अडानी समूह को परेशानी में डालने वाली कई खबरें आई हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अडानी ग्रुप के 3 शेयरों
अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को एडिशनल सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के तहत डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए अब 100% अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत होगी, जिससे शॉर्ट सेलिंग पर अंकुश लगेगा। इस कदम का मकसद अडानी समूह के शेयरों में उतार चढ़ाव को कम करना है। साथ ही अब इन शेयरों पर निगरानी भी बढ़ जाएगी। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी और शेयर बाजारों जैसे बीएसई और एनएसई ने निवेशकों के जोखिम को कम करने और भारी उतार चढ़ाव वाले स्टॉक्स की निगरानी के लिए साल 2018 में एएसएम की व्यवस्था लागू की थी। बाजार में ईमानदारी बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाया गया था। एएसएम एक तरह से निवेशकों के लिए एक तरह से वार्निंग देने की व्यवस्था है। एनएसई ने इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 3 फरवरी के लिए F&O बैन में डाल दिया था। इसका मतलब हुआ कि अडानी पोर्ट्स के शेयरों में इस हफ्ते फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन नहीं ले सकेंगे। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।